ये स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपके लिए जो प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें अध्याय 3 का ये भाग 2 है, जिसमें आपके लिए याद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या था कि मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों? ठीक है ना, ये आपको बताना था। तो देखिएगा, इसका उत्तर है कि जो मोटर स्टार्ट है, जब हम करते हैं मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उस पे स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से क्या होती है, उच्च धारा लेता है। ठीक है ना। अतः जो बैटरी का विभव है वो आई आर के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच के विभवांतर काफी गिर जाता है, जिसके कारण उसकी हेडलाइट कुछ क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक है ना। क्या मंद का मतलब होता है, कम हो जाती है। ठीक है ना। तो मतलब जब आई आर बढ़ता है तो उसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर काफी गिर जाता है। जब आप ये बताइएगा, जब विभवांतर ही कम होगा, है ना, तो उसकी हेडलाइट तो कम स्वाभाविक होगी ना। तो यही इसका कारण है कि मतलब जब मोटर गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं तो उसका विभव कम हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है उसका विभव कम? उसकी जो आई आर बढ़ने से हो जाता है। विभव कम मतलब उसके विभवों के बीच का अंतर, अर्थात विभवांतर कम हो जाता है। तो हमें यही लिखना है कि मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है। ठीक है ना। तथा बैटरी से विभव पतन आई आर के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच के विभवांतर काफी गिर जाता है। जैसा ही विभवांतर गिर जाएगा तो उसकी जो हेडलाइट है वो मंद हो जाएगी। ठीक है ना, मंद हो जाएगी मतलब कम हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए 1 वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी अधिक श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इससे हमें क्या होती है, आसानी होती है। मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी द्वारा नापा जाता है तो शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल के परिपथ की धारा नहीं बहती। ठीक है ना, अर्थात सेल खुले परिपथ में होता है। इस कारण जो विभव मापी है वो सेल का वास्तविक विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। ठीक है ना, मतलब एग्जैक्ट मान प्राप्त हो जाता है और हमें उसकी हानि कुछ नहीं होती है। किससे? विभव मापी की सहायता से। ठीक है ना। और यदि हम वही वोल्ट मीटर से नापते हैं तो क्या हो जाता है, वो शून्य अवयव की स्थिति नहीं बनती है और धारा उसमें थोड़े बहुत बह जाती है, इसमें बिल्कुल नहीं बहती है। ठीक है ना। तो इस कारण से उसको हम क्या कहते हैं, अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक, कहने का मतलब यही है कि जब किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी द्वारा नापा जाता है तो शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल के परिपथ में जो धारा नहीं बहती है, अर्थात सेल खुले परिपथ में होता है। इस प्रकार विभव मापी के सेल का जो वास्तविक विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अलग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हम कराते ही है, बाकी छोटा सा क्वेश्चन है तो यहीं पे आपके लिए सॉल्व करके बता देते हैं कि किसी कार्य की जो संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल है ना, स्मॉल आर मतलब 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान बताइएगा। ठीक है ना, आपके लिए धारा का मान बताना है। तो विद्यार्थियों, हमने आपके लिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको हल करने की एक विधि बताई थी। इसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये देखिएगा कि दिया क्या क्या है। ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ, किसी कार की जो संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया है। विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, कैपिटल ई दिया है। कितना दिया है आपका, 12 वोल्ट दिया है। ठीक है ना। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर दिया हुआ है 0.4 ओम। ठीक है ना। तो बैटरी से ली जाने वाली धारा ज्ञात कीजिए, मतलब जो कैपिटल आई है इसको हमें ज्ञात करना है। अब आपने पढ़ा होगा विद्यार्थियों कि जब हमारे पास विद्युत वाहक बल दिया रहता है तो जो आपके लिए जो विद्युत वाहक बल जब हमारे पास दिया रहता है तो हमें आई निकालना है। ठीक है ना। तो आई निकालने के लिए जो विद्युत वाहक बल है, ठीक है ना, उसमें हम क्या करते हैं, टोटल देखिए, जब हमें आई निकालना है और जब हमारा क्या दिया हो, विद्युत वाहक बल दिया हो, ठीक है ना, संगे संगे आपका आंतरिक प्रतिरोध दिया हो, तो ये एक सूत्र होता है आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब देखिएगा, चूंकि यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ पे आर तो दिया नहीं, तो आर का जो मान है वो यहाँ पे हम 0 रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्रतिरोध ही नहीं है ना यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, आई बराबर बना लेंगे ई अपॉन, ठीक है ना, जब इसका मान 0 रख देंगे ना तो 0 प्लस स्मॉल आर, मतलब पूरा बन जाएगा ई बटे आर। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, ई बटे स्मॉल आर बन जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर हो गया ई अपॉन स्मॉल आर। देखिएगा इसको हम अच्छे से और आगे लिख लेते हैं, आई बराबर ई अपॉन स्मॉल आर। अब इसकी हम वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ई की वैल्यू कितनी है, देखिएगा ई की वैल्यू है दी हुई है 12 वोल्ट
बटे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.4 ओम, 0.4 एम। ठीक है, अब देखिएगा जो दशमलव वाली संख्या है इसको हल कैसे करते हैं। दशमलव लगा हुआ है तो इसको ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिएगा तो 120/4 हो जाएगा, और इसको हम काट देंगे तो ये 30 बार कट जाएगा, 4×3 = 12, 0 का 0। ठीक है ना, धारा नाप रहे तो 30 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना, अतः जो बहने वाली धारा है, अधिकतम धारा है, वो कितनी है विद्यार्थियों, 30 एम्पियर ही आपका उत्तर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, इसमें आपके ई दिया था और आर दिया था। ठीक है ना, और आपका सूत्र होता ही I/E/R प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर की वैल्यू 0 रख दीजिएगा तो आपका E/सिंपल आर बन जाएगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, अब देखते हैं हम चौथा प्रश्न है ओम का नियम। तो ओम का नियम तो सरल है ना, सन 1700 आपने देखा होगा, 1781 थे। ठीक है ना, उसमें जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम प्रतिपादित किया था, है ना, विद्युत चालक से संबंधित, जिसको हम ओम का नियम कहते हैं। और ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में विशेषता ताप पर कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर है ना, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात का नियत होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती होती है। सीधे वे में यदि हम कहें आपके लिए तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में विशेषता ताप पर कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर है ना, उसके धारा की समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात भी बराबर हो जाता है आपका IR। क्यों? क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि यदि हमें कोई भी चीज है जब हमें करना पड़ती है तो ध्यान रखिएगा इसका नियम लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये भी अनुक्रमानुपाती होता है किसके, धारा के। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटा देंगे और आर एक नियतांक लगा देंगे। ठीक है ना, तो भी बराबर हो जाएगा RI या फिर भी बराबर हो जाएगा IR। ठीक है ना, और यही आपके ओम का नियम है। ठीक है ना, इसका चित्र भी बना दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम एक प्रतिरोध ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल R, और यहाँ पे एक धारा यहाँ ले लेते हैं, धारा ये यहाँ लेते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार का कोई जो नियम याद दिया था वो ओम ने दिया था। ठीक है ना, यहाँ से हम और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे यदि हमें I चाहिए है तो आई हम क्या करेंगे, ये आर आपका गुणा में है तो इस साइड भाग में हो जाएगा, मतलब V/R हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम सिंप्लीफाई भी इसको आगे कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओम का नियम है, बहुत सिंपल था ओम का नियम, कोई ज्यादा कठिन नहीं था। अब देखिएगा, ये आपका त्रैमासिक परीक्षा में आया था। यदि स्मॉल एन सेल की विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R है तो समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य EMF और आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना है। सेल अब किसमें है, समांतर क्रम में। देखिए, जब सेल समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो होता क्या है कि जो आपका तुल्य विद्युत वाहक बल है ये हो जाता है एक सेल का विद्युत वाहक बल E। ठीक है ना, यानी कि EQ बराबर कैपिटल E, और जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो जाता है वो हो जाता है RQ बराबर R/स्मॉल n। ठीक है, जहाँ n है पंक्तियों की संख्या। ठीक है विद्यार्थियों, तो इतना ही बस लिखना है। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना था आपके लिए, इसमें बताना था EMF, तो EMF का मान हो गया E, और जो आपका तुल्यांत्रिक प्रतिरोध स्मॉल r EQ की वैल्यू हुई स्मॉल R/n। ठीक है, जहाँ n है पंक्तियों की संख्या। अब देखिएगा, वही चीज यदि आपकी किसमें जोड़ दी जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाए तो तुल्य विद्युत वाहक बल यानी EM क्या हो जाएगा, EMF EQ बराबर NE, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा RQ बराबर NR। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये आपका छठवां प्रश्न भी कंप्लीट होता हुआ। सातवां प्रश्न था किलो, है ना, जो किलोवाट घंटा और जूल में संबंध बताइएगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10 के ऊपर 6 की घात जूल, याद रखना। ठीक है ना, ये संबंध है। व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलित रहता है, जब व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, सेल तथा धारामापी दोनों की कुंजियां बंद होने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता, तब वो संतुलित रहता है। ठीक है ना, ठीक है ना, और इसकी जो भुजा है उसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो तो सेतु क्या होता है, संतुलित कहलाता है। ठीक है, अगला है ताप गुणांक किसे कहते हैं। तो ताप गुणांक की परिभाषा है कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध का ताप गुणांक 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोध है में होने वाली जो वृद्धि के बराबर होता है। ठीक है ना, मतलब जितनी वृद्धि उसको बढ़ाने में होगी, ताप बढ़ाने में, उतना ही आपका ताप गुणांक कहलाएगा। ठीक है ना, इसका मात्रक होता है मीटर, है ना, डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन होता है। ठीक है ना, कोई भी आप एक लिख दीजिएगा। अगला है संबंधन तार। जो आपका संबंधन तार है ये आपका तांबे का क्यों बनाया जाता है। तो संबंधन तार तांबे का बनाया जाता है, इसका कारण यह है कि तांबे के तार का विशेष प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्योंकि इसका विशेष प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए संबंधन तार को लिए हम क्या करते हैं, इसमें बनाए जाते हैं। ठीक, अगला है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट बंद हो जाती है, क्यों। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ही बताया था। ठीक है, अच्छे से समझाया है। ठीक,
अगला प्रश्न है आपका कि ओम का नियम लिखिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो अभी हमने आपके लिए ओम का नियम भी बताया था। ठीक है ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जो आपका किसी कार की संचार बैटरी का विद्युत वाहक बल 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो ये भी विद्यार्थियों अभी हमने आपके लिए ये भी बताया था। ठीक है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने अभी करा दिए हैं। अब देखिएगा, चूंकि जो प्रश्न न्यूमेरिकल था वो अभी कराया था, बिल्कुल सेम टू सेम है, दोबारा कॉपी बस हुआ हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला है गतिशीलता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है ना, ये लास्ट प्रश्न है अति लघु के। ठीक है ना। तो गतिशीलता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखिए। तो आवेश वाहक का प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अनुगमन वेग को उसकी गतिशीलता कहते हैं। मात्रक है इसका मीटर स्क्वायर वोल्ट है इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना विद्यार्थियों। तो आवेश है वाहक का प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो अनुगमन वेग है उसकी को हम क्या कहते हैं, उसकी गतिशीलता कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगला है लास्ट क्वेश्चन है जो कि अति लघु उत्तरीय का जो प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीज का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ठीक है ना। तथा इसका ताप प्रतिरोध गुणांक बहुत कम होता है, अतः इसका प्रतिरोध ताप प्रभाव लगा है वह कितना होता है, नगण्य होता है लगभग। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार आपके अति लघु उत्तरीय के सभी प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब लाएंगे नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।